दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कॉमन सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 11 मेरे गांव के खेत में इस पाठ के प्रश्न व्यास। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के सारांश को अच्छे तरीके से जान लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इस पाठ के प्रश्न व्यास अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हमारे प्रश्न व्यासों को शुरू करते हैं। तो हमारे अभ्यास कार्य का सबसे पहला टॉपिक है शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ को हम शुरू करते हैं। धानी का अर्थ होता है धान के रंग की या हल्की हरी। सौगात यानी होता है भेंट या उपहार, जिसे हम इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। फाल यानी होता है हल में लगी लोहे की नोक। छकड़ा यानी होता है बैलगाड़ी, जो अधिकतर गाँव में होती है लेकिन आजकल बहुत कम दिखती है। रमजोल यानी होता है घुंघरू की आवाज़, जो आप सभी ने देखी भी होगी। संदेश यानी होता है समाचार। समाचार तो दोस्तों आप टीवी पर, फ़ोन पर और अखबारों में देखते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर सबके पास फ़ोन होते हैं स्क्रीन टच, इसलिए सभी लोग फ़ोन पर ही देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये शब्दार्थ पूरे हो गए। अब हमारे प्रश्न व्यास यानी कि अब हमारे प्रश्न व्यास है, तो इनको हल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो उच्चारण के लिए शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, और ये जो शब्द है ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। आप चाहो तो अपनी कॉपी में कर सकते हो, वैसे ही इन्हें कॉपी या किताब में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो हमारे प्रश्न है सोचे और बताए। पहला प्रश्न है पायल सिंह क्या चलती है। तो दोस्तों, मैं इनके आंसर केवल बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेना। मैं छोटा छोटा आंसर बताऊंगी सबके। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है पायल सिंह क्या चलती है। तो इसका आंसर है कि पायल सिंह कुदाली चलती है। इसका आंसर आएगा कुदाली। दूसरा प्रश्न है खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं। तो खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। आपको यही पंक्ति लिख देनी है इस दूसरे में। ठीक है, या फिर आप छोटा सा लिख सकते हैं कि मेरे गांव के खेत में, इतना सा आंसर भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बया किससे महल बनाती है। तो इसका आंसर है बया घास से महल बनाती है। तो पहला का आंसर है कुदाली, दूसरे का है मेरे गांव के खेत में, और तीसरा है घास। इस तरीके से आप आसानी से इस प्रश्न का हल दे सकते हैं। अब हमारा है लिखे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ऑप्शन है पानीदार कुओं पर चलती। यहाँ पर हम लिखेंगे रहटों की आवाज़ जहाँ। इस तरीके से यहाँ पर हम ये लिख देंगे। फिर है यहाँ पर धोरों की सौगात वहाँ। तो यहाँ पर क्या है धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहाँ। इस तरीके से हम इनका हल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ साथ कॉपी में नोट कर लेना। एक बार मैं वापस बताऊंगी इनका, पहले इन सबको पूरा कर लेते हैं। फिर बेलों के कंधों ने खींची। यहाँ पर आएगा हल्की फाल जहाँ हर बार। फिर है यहाँ पर धान के छकड़े भर भर कर लाए, मुस्कुराए जिनके घर द्वार, जहाँ नीम की डाली बैठी, चिड़िया चहक चहक कर गाती। तो मैं वापस इन सब के रिक्त स्थान बता देती हूँ, आप वापस लिख लेना। पहला है अ, तो इसमें है पानीदार कुओं पर चलती रहटों की आवाज़ जहाँ। फिर यहाँ पर है धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहाँ। बेलों की कंधों ने खींची हल्की फाल जहाँ हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए, मुस्कुराए जिनकी घर द्वार, जहाँ नीम की डाली बैठी, चिड़िया चहक चहक कर गाती। तो इस तरीके से हम रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। अब पहला प्रश्न है रहट किसे कहते हैं। तो पानीदार जो कुएं हैं उनसे अगर हम पानी निकालते हैं उसे ही रहट कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आपको आंसर पता चल गया होगा कि रहट किसे कहते हैं। रहट कहते हैं पानीदार जो कुएं, मतलब कि पानी से भरे जो कुएं हैं उनसे जब हम पानी निकालते हैं, जिस मशीन से हम पानी निकालते हैं उसे रहट कहते हैं। फिर ये धानी धरती कब होती है, मतलब कि हरियाली या धरती धनी कब होती है, जब उसके ऊपर अनाज या फिर किसी न किसी प्रकार की हरियाली उत्पन्न होती है। ठीक है, तब धरती धनी हो जाती है। फिर है घर द्वार पर मुस्कान कब होती है, जब हमारे घर में अनाज या धान के भर भर कर
छकड़े आते हैं तब हमारे घर द्वार पर मुस्कान यानी कि हमारे घर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आती है। फिर जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? तो जब चिड़िया धूल में नहाती है तो वो बरसात होने का संदेश दिलाती है। वैसे हम यहाँ पर बादल का संदेश देती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर छठा प्रश्न, घास के महल से क्या तात्पर्य है? घास के महल से तात्पर्य है कि चिड़िया घास से अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो घास के महल का अर्थ तो यही होता है कि घास से घोंसला बनाती है। एक बार मैं इन सब के आंसर वापस बता रही हूँ, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो दूसरा प्रश्न है रेहट किसे कहते हैं? तो पानी से भरे जो कुएं हैं उनसे जिस मशीन से हम पानी निकालते हैं उन कुओं से, उसे ही रेहट कहते हैं। धानी धरती कब हो जाती है? जब उनके ऊपर तरह तरह के अनाज या फिर हर तरह की हरियाली होती है, तब धरती धनी हो जाती है। चौथा प्रश्न है, घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? जब हमारे घर पर भर भर कर छकड़े अनाज से भर भर कर छकड़े आते हैं। पांचवा प्रश्न है, जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? तो जब चिड़िया धूल में नहाती है तो हमें वो बादल का संदेश देती है। घास के महल से क्या तात्पर्य है? घास के महल से तात्पर्य है चिड़िया घास से महल का अर्थ है चिड़िया घास से घोंसला बनाती है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब ये भाषा की बात, तो भाषा की बात में है, बादल शब्द का समार्थक शब्द होता है, शब्द मेघ होता है। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। तो दोस्तों समानार्थी का शब्द आपको पहले से पता चल जाएगा कि समार्थी किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम यदि इसकी संधि विच्छेद करें तो इसका होता है समान प्लस अर्थी, जिसे अर्थी को हम अर्थ कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो समान अर्थ मतलब कि बादल का एक जैसा, मतलब कि यदि बादल का हम कोई दूसरा नाम ले तो उसका अर्थ भी बादल ही होता है, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम शब्द हमें नीचे लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं ऐसे ही और शब्द। तो पहला है हवा, हवा को हम लिख सकते हैं पवन, हवा का पर्यायवाची शब्द हो गया पवन, तो इसके सामने रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम पवन लिख देंगे। ठीक है, फिर एक घर का हम गृह कर सकते हैं। फिर है धरती को हम भूमि भी लिख सकते हैं, आकाश को हम अंबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं एक बार वापस बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हवा का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा पवन, घर का समानार्थी शब्द होगा गृह, धरती का समानार्थी शब्द होगा भूमि, आकाश का समानार्थी शब्द होगा अंबर। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, समानार्थी शब्द का अर्थ पर्यायवाची ही होता है। तो हम हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, घर का पर्यायवाची शब्द गृह, धरती का पर्यायवाची शब्द भूमि, आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है यह भी करे। तो यहाँ पर यह भी करे में जो प्रश्न है वो वैसे तो आपको अपने साथियों के साथ या अपने किसी टीचर या अपने परिवार वालों से पूछकर करना है, लेकिन फिर भी मैं इनके कुछ आंसर या कुछ तरीका बता सकती हूँ। तो पहला प्रश्न है यह भी करे, मतलब यह भी करे हमारा ये टॉपिक है। पहला प्रश्न है कविता को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में सुनाएं। तो ये तो आपको खुद ही करना होगा, आपको इस कविता को अच्छी तरीके से याद करना है और अपनी कक्षा में सुनाना है। दोस्तों पिछले वीडियो में जब मैंने इसका अर्थ बताया था तब लास्ट में मैंने आपको बोला भी था कि इस कहानी को आप याद करना, क्योंकि किसी भी स्कूल या उत्सव हो तो आप इस कहानी को अच्छी तरीके से बोल सकते हो, तो यही आपको करना है। ठीक है, अब एक कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखकर अपनी कक्षा में सुनाएं। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको मेरे पिछले वीडियो देखना होगा, और पिछले वीडियो में जो मैंने इस पाठ का अर्थ बताया है उनमें से कुछ लाइन आपको मतलब छोटे छोटे इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और ज़्यादातर इसमें खेत के बारे में बताया गया। तो खेत के बारे में क्या है वो आपको इस प्रश्न के आंसर में लिखना है और फिर अपने कक्षा में सुनाना है, इस कहानी का अर्थ सुनाना है आपको सारांश। ठीक है, अब अपने साथियों से चर्चा कर सारणी को भरे। तो यहाँ पर कुछ फसलों के नाम लिखने हैं और खेतीबाड़ी के साधनों के नाम लिखने हैं और ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं, कुछ फसलों के नाम लिखने हैं तो वो भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं गेहूँ, बाजरा और
चने, मूंग, इस तरीके से हम फसलों के नाम लिख सकते हैं। अब खेती बाड़ी के साधनों को मतलब कि खेती बाड़ी के जो औजार हैं उनके क्या नाम है, तो ये तो बहुत सारे हैं, जैसे कि है यहाँ पर हल है और ख़ास करके ट्रैक्टर। आजकल ट्रैक्टर खेती बाड़ी में ज़्यादातर काम होता है, तो ट्रैक्टर है, हल है और सिंचाई के लिए कुछ सामान होता है वो है। तो इस तरीके से हम खेती बाड़ी के नाम लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी ऋतुओं में हम ज़्यादातर फसलें बोते हैं, तो वो है गर्मी और सर्दी, और बरसात के मौसम में जब अच्छी बारिश होती है तो हमारी फसलें अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों ऋतुओं का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संकलन कीजिए। तो ये तो आपको अपने मन से ही करना है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला प्रश्न है विभिन्न फसलों बीजों का संग्रह कर अपने साथियों को बताएं। तो ये तो आपको आसानी से कर सकते हो। आपको कुछ बीजों के मतलब बीज किस किस तरीके के होते हैं वो आपको अपने साथियों को बताना है। ठीक है, तो ये तो आपको अपने दोस्तों से या मित्रों से बातचीत करके पता लगाना है। फिर एक खेती में प्रयुक्त संसाधनों के चित्र का संग्रह कर एक एल्बम बनाए है। तो आपको यहाँ पर तो खेती बाड़ी के जो काम है उनकी एक एक फ़ोटो खींचकर आपको या फिर कोई चित्र बनाकर आपको अपने जो किसी भी एल्बम है उसमें लगाना है। ठीक है, या एल्बम बनाना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो ये दो प्रश्न आपको स्वयं करना है। अब मैं इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है वो यहाँ पर लिखा है, तो इसे आप हर पाठ में ये शिक्षा वाला होता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। अब है हमारा कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ है, और ये लिखा है पतंजलि। तो इन्होंने लिखा है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम मतलब अपनी समस्त अपने शरीर में जितनी भी शक्ति है वो सब लगाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और अपने मेहनत परिश्रम करके अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, उसे ही मनुष्य कहते हैं। यदि कोई चीटिंग करके अपने लक्ष्य को पूरा करता है तो वो लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी चीटिंग करने वाला कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस पाठ से आपको शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे दिल से सच्चे मन से परिश्रम करेंगे तो हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है पतंजलि ने। तो इसी तरीके से हमारी ये आज का ये पाठ है। इस पाठ के प्रश्न व्यास यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ से अच्छी अच्छी शिक्षा मिली होगी, और इस पाठ के प्रश्न व्यास और इस पाठ का सारांश अर्थ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, इस पाठ के प्रश्न व्यास अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।